नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम IC38 बुक का अध्याय 4 डिस्कस करेंगे। बीमा अभिकर्ताओं की नियामक पहलू, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। सबसे पहले हम इस अध्याय से संबंधित परिभाषाएं देखेंगे। अधिनियम, पहला है अधिनियम। अधिनियम का तात्पर्य यहाँ बीमा अधिनियम 1938 से है। बीमा अधिनियम 1938 का धारा 4 से अभिप्रेरित है। नियुक्ति पत्र, नियुक्ति पत्र बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बीमाकर्ता या फिर बीमा कंपनी के द्वारा जारी किया गया नियुक्ति पत्र से अभिप्रेरित है। अपील अधिकारी, अपील अधिकारी बीमा अभिकर्ता से प्राप्त आवेदन और अपील पर विचार करने के लिए उस बीमाकर्ता मतलब कि बीमा कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया प्राधिकृत अधिकारी है। बीमा अभिकर्ता, बीमा अभिकर्ता आप लोग जानते ही हैं। बीमा अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो बीमाकर्ता या फिर बीमा कंपनी के द्वारा बीमा पॉलिसी की निरंतरता और नवीनीकरण एवं पुनः प्रवर्तन से संबंधित व्यवसाय को करने के लिए बीमा कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया आदमी। पांचवा है प्राधिकरण। यहाँ पर प्राधिकरण का तात्पर्य बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA से है, जिसका कि एक्ट 1999 में आया था। और 1999 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA एक्ट 1999 का 41 धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। आगे है विविध बीमा अभिकर्ता। विविध बीमा अभिकर्ता को समग्र बीमा एजेंट भी कहा जाता है। यह वह व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति दो या दो से अधिक बीमाकर्ता या फिर बीमा कंपनी के द्वारा बीमा अभिकर्ता या फिर एजेंट के रूप में इस शर्त के अधीन की गई है कि वह एक जीवन बीमा की कंपनी, एक जनरल इंश्योरेंस की कंपनी और एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक एकल श्रेणी जिसको कि मोनोलाइन बोला जाता है बीमाकर्ता या फिर कंपनी में से प्रत्येक में से सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी का एजेंट हो सकता है। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बीमा अभिकर्ताओं की केंद्रीयकृत सूची, बीमा IRDA ने एक केंद्रीयकृत सूची बनाई है अभिकर्ताओं की, जिसमें सभी कंपनी में काम करने वाले, चाहे वो किसी भी तरह का इंश्योरेंस कंपनी हो, जनरल इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस, उसका डिटेल उस केंद्रीयकृत सूची में होता है। उसके बाद 8वां है काली सूची में दर्ज अभिकर्ताओं की केंद्रीयकृत सूची। कोई भी कंपनी अगर किसी एजेंट को ब्लैक लिस्ट करती है, मतलब कि काली सूची, ब्लैक लिस्ट का हिंदी काली सूची, जिसको कि किसी एक कंपनी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया, कोई भी एजेंट जिसका कि आचरण अच्छा नहीं है या फिर उसने किसी पॉलिसी होल्डर के साथ धोखाधड़ी किया है, तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो IRDA इसका भी एक केंद्रीयकृत सूची मेंटेन करता है, सेंट्रलाइज्ड लिस्ट मेंटेन करता है। नामित अधिकारी, बीमा कंपनी या फिर बीमाकर्ता के द्वारा बीमा अभिकर्ता के किसी रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए, मतलब बीमा अभिकर्ता का बहाली के लिए कोई एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, जिसे कि नामित अधिकारी बोला जाता है। परीक्षा निकाय, परीक्षा निकाय वह संस्था है जो बीमाकर्ताओं की भर्ती के लिए परीक्षा संचालित करता है और प्राधिकरण जो कि IRDA है उसके द्वारा इसे मान्यता प्राप्त होती है, जैसे कि NSEIT जो एग्जाम लेता है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब आगे है बीमा अभिकर्ता की नियुक्ति कैसे होती है। बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्ति हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आवेदक, कोई भी व्यक्ति जो बीमा अभिकर्ता बनने में इच्छुक होगा, वो आवेदक होगा, वो फॉर्म A1 नामित अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। नॉमिनेटेड ऑफिसर, जो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नॉमिनेटेड ऑफिसर होगा, उसको प्रस्तुत करेगा। उसके बाद नामित अधिकारी उसका आवेदन को सत्यापित करेगा, पैन डिटेल का वेरिफिकेशन करेगा और उसके ट्रेनिंग प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन करेगा। अब उसके बाद ये भी इंश्योर करेगा कि वह व्यक्ति जीवन बीमा, सामान्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोनोलाइन बीमा करता जो बीमा कंपनी है में से किसी में एक से अधिक में नियुक्त नहीं है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी LIC में एजेंट बनने के लिए इच्छुक है तो वो बीमा जो नामित अधिकारी है वो ये इंश्योर करेगा कहीं वो SBI लाइफ का एजेंट पहले से तो नहीं है, क्योंकि आप किसी लाइफ इंश्योरेंस के सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी में बीमा अभिकर्ता बन सकते हैं, या फिर लाइफ इंश्योरेंस के एक कंपनी के साथ जनरल इंश्योरेंस का एक कंपनी में बीमा अभिकर्ता बन सकते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस का एक कंपनी में बीमा अभिकर्ता बन सकते हैं, और मोनोलाइन बीमा करता या फिर बीमा कंपनी का कंपनी में
सिर्फ एक कंपनी बीमा अभिकर्ता बन सकते हैं, जिसे कि समग्र बीमा एजेंट या फिर कंपोजिट बीमा एजेंट भी बोला जाता है। उसके बाद ये भी इंश्योर करेगा कि वो ब्लैक लिस्टेड सूची में नहीं है। ठीक है, इसके आगे है आप बीमा अधिनियम 1938 के तरह, यही नामित अधिकारी ही बीमा अधिनियम 1938 के तहत विनियम 4.2 और 4.4 को पूरा करता है कि नहीं। आवेदक इस दोनों बीमा अधिनियम 1938 के विनियम 4.2 और 4.4 को पूरा करता है कि नहीं। उसके बाद धारा 42 की बीमा अधिनियम 1938 के धारा 42 की उपधारा 3 की आहर्ता से युक्त नहीं है। उपधारा 3 में जो भी चीज़ डिटेल दिया हुआ है उससे युक्त नहीं है। उसके बाद नियुक्ति शर्त निर्धारण होता है, जो भी कंपनी का टारगेट या फिर स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो डिसाइड होता है और वो बीमा एजेंट को बताया जाता है। फिर उसके बाद जो है नियुक्ति पत्र, बीमा कंपनी के द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है नामित अधिकारी के द्वारा। आगे हम डिस्कस करेंगे बीमाकर्ता द्वारा या फिर बीमा कंपनी के द्वारा विविध बीमा अभिकर्ता की नियुक्ति, कंपोजिट एजेंट जिसे कहा जाता है या फिर समग्र एजेंट। तो विविध बीमा एजेंट के रूप में अभियुक्ति की अपेक्षा रखने वाला आवेदक एक जीवन बीमा, एक साधारण बीमा जनरल इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमाकर्ता या फिर एकल श्रेणी के बीमाकर्ता जैसी कंपनी में नामित अधिकारी को फॉर्म 1B भरेगा। जो किसी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी में जो सिंगल एजेंट होता है, जो एक तरह के बीमाकर्ता, एक जैसे लाइफ इंश्योरेंस के एक कंपनी में है, उसे सिंगल एजेंट बोलते हैं। ये विविध कंपोजिट या फिर समग्र एजेंट जो बनेगा वो फॉर्म 1B प्रस्तुत करेगा और संबंधित बीमाकर्ता के नामित अधिकारी को फॉर्म 1B प्रस्तुत करेगा और विनियम 4 में बताए गए प्रकार और प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेगा। तो कंपोजिट एजेंट, जैसे कंपोजिट एजेंट का एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं। पहला है, मान लीजिए कि कोई वो एक लाइफ इंश्योरेंस में काम करता है LIC में, और तो इसके साथ आप दूसरा लाइफ इंश्योरेंस में SBI लाइफ में वो काम नहीं कर सकता। जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र की एक कंपनी ले लेते हैं NIACL, और अगर उसके बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी ले लेते हैं जैसे कि मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस। तो वो अगर किन्हीं के पास ये जो LIC में भी एजेंट है, NIACL का भी एजेंट है और मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस का भी एजेंट है, तो वो एक समग्र एजेंट कहलाएगा। या फिर इसमें एक कंपनी मिसिंग है जो मोनोलाइन एकल श्रेणी के बीमा करता है, जो ये मिसिंग है। तो एक अब आगे है बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनर्हता। बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए क्या योग्यताओं की ज़रूरत है। तो ये सारी अनर्हता के लिए जो भी शर्त है वो बीमा अधिनियम 1938 के धारा 42(3) के अंतर्गत निर्धारित की गई है। आगे है आचार संहिता। आचार संहिता, बीमा अभिकर्ता पर किस तरह के आचार संहिता लागू होते हैं। प्रत्येक अभिकर्ता नीचे निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगा। प्रत्येक बीमा एजेंट अपनी और उस बीमाकर्ता मतलब बीमा कंपनी की पहचान स्थापित करेगा जिसका कि वह प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर वो किसी पार्टी के पास पॉलिसी बेचने के लिए जा रहा है तो पहले तो वो अपना पहचान बताएगा कि उसका नाम क्या है, और उसके बाद वो उस बीमा कंपनी का पहचान बताएगा जिससे कि वो संबंधित है या फिर जिसका पॉलिसी वो बेच रहा है। दूसरा है संभावित ग्राहक को अभिकरण पहचान पत्र दिखाएगा। मतलब एजेंट को जो कंपनी के द्वारा ID दिया जाता है वो दिखाएगा, और मांग करने पर ग्राहक डिमांड कर रहा है तो उसको जो नियुक्ति पत्र मिला है अभिकर्ता, बीमा कंपनी के द्वारा जो अभिकर्ता को नियुक्ति पत्र दिया गया है वो भी दिखा सकता है। उसके बाद तीसरा है बीमाकर्ता द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित उत्पादों के संबंध में आवश्यक सूचना का प्रसार करेगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई पॉलिसी बेचने जाएगा तो वो जो भी पार्टी है जो बीमा करवाना चाह रहे हैं, प्रस्तावक हैं, वो उनसे प्रीमियम का डिटेल पूछेंगे और कितने दिन की पॉलिसी है उसके बारे में पूछेंगे। उसके बाद उसमें क्या उसके शर्त हैं, क्या उसके नियम हैं, इसके बारे में पूछेंगे। कितनी मैच्योरिटी अमाउंट उसे क्या मिलेगी, ये सारी जानकारी एजेंट को होनी चाहिए।
IC 38 बुक में अध्याय 4 में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दिया हुआ है। इसमें कुछ डेफिनेशन है और कुछ टर्म्स एक्सप्लेन किए गए हैं बस। इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज लेसन से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि समग्र बीमा एजेंट क्या होता है, तो उस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, या फिर केंद्रीयकृत सूची के बारे में, या फिर ब्लैक लिस्टेड एजेंट की सूची के बारे में क्वेश्चन एक आध आते हैं एग्जाम में।